दोस्तों, बलरामपुर अभ्युदय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इससे पहले अर्थव्यवस्था की क्लासेस हो चुकी हैं, कुछ राज्य व्यवस्था की भी हो चुकी हैं, विश्व का भूगोल भी पढ़ाया जा चुका है। आज हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे। अब क्योंकि पीसीएस में लगभग 20 से 25 सवाल आते हैं, आईएएस में भी लगभग 20 सवाल आते हैं, तो उसमें भारत का वेटेज कुछ ज़्यादा ही रहता है। उदाहरण के लिए 20-25 सवाल आते हैं, तो लगभग 15 से 17 सवाल भारत का भूगोल रहता है और 8-10 सवाल आपके विश्व का भूगोल का रहता है। हम लोग प्रयास करेंगे कि आज भारत के भूगोल का संपूर्ण अध्ययन करें और वो ही अध्ययन करें जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो। ऐसा ना हो कि हम पूरा पढ़ते रहें, पूरे साल तो हम तो पढ़ते ही आए हैं। लेकिन आज के इस 2 घंटे, ढाई घंटे की क्लास में हम प्रयास करेंगे कि वो चीज़ आपको बताएँ जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इसलिए आज हम लोग भारत के भूगोल में भारत के मानचित्र से लेकर और भारत की खनिज संसाधन या फिर जनजातियाँ, नदियाँ, पठार आदि इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और प्रयास ये करेंगे कि हम आपको वो कंटेंट दे पाएँ जिनसे आपके पेपर में जो अभी जल्द में आयोजित होने वाले हैं, उसमें आप अधिक लाभान्वित हों। ये भी संभव है कि हमारे क्लास में कुछ चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअल मिलें, लेकिन कुछ चीज़ें फैक्चुअल मिलेंगी। कारण ये है कि पीसीएस अपने प्रश्नों में अधिकांश प्रश्न वो फैक्चुअल पूछता है, हालाँकि ये वेटेज कॉन्सेप्ट का बढ़ रहा है। इसलिए आप लोग भी ये थोड़ा प्रयास कीजिएगा कि कॉन्सेप्ट के साथ-साथ फैक्ट को भी देखते चलिए। उदाहरण के लिए अगर जो आप देखेंगे तो अभी एक जल्द में ही सवाल पूछा गया था कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, फिर भी दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंट है, क्यों? तो ये सवाल आप फैक्चुअल तरीके से नहीं कर पाएँगे। इसे कांसेप्ट वैश्विक ही किया जा सकता है। अगर जो आपका कांसेप्ट क्लियर है, तो आप अच्छे से कर पाएँगे। लेकिन इसी के साथ में एक और सवाल पूछा गया था और वो है कहलगाँव। कहलगाँव नामक एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है, वो भारत के किस राज्य में है? अब ये तो आप आसानी से ऐसे कॉन्सेप्ट में कर नहीं पाएँगे। इसके लिए तो आपको फैक्ट ही रखना पड़ेगा या फिर मैप देखना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्नों को इन सबको हल करने के लिए हम प्रयास करेंगे कि आज हम आपको अधिकांश चीज़ें दें। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल और हम लोग पहले शुरू करेंगे भारत का मैपिंग अर्थात भारत का जन्म कैसे हुआ, कितना विस्तार है, कितना किलोमीटर है और इन सबसे संबंधित क्या आयोग सवाल पूछता है। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सामान्य परिचय। इस सामान्य परिचय के अंतर्गत आप क्या देख पाएंगे कि भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार क्या है। ये हम लोगों का महत्वपूर्ण मोटिव रहेगा। तो देखते हैं, भारत का मैप सामने है ही है। हम ये भी जानते हैं कि जब वेगनर महोदय ने 1912 में अपना महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने ये बताया था कि पूरा धरती पहले एक ही आपस में जुड़ा हुआ था, सारा महाद्वीप, सब आपस में जुड़ा हुआ था और हमने उसको पैंजिया नाम दिया था। लेकिन कुछ कारणों से जो भी उन्होंने कारण बताया, चंद्रमा का बल वगैरह, ज्वारीय बगल वगैरह, उन सब से इसमें कुछ समय बाद थोड़ा टूट गया। हमारा पैंजिया टूटा, उत्तर वाले भाग को हम लोगों ने लारेंसिया या अंगारा लैंड कह दिया और दक्षिण वाले भाग को हमने गोंडवाना लैंड कहा। इसी दक्षिण वाले भाग से ही टूटा हुआ या बना हुआ है अपना प्यारा भारत। वही भारत, ये हमारा भारत इस प्रकार गोंडवाना लैंड का भाग बन जाता है। अब जब गोंडवाना लैंड का ये भाग बना तो इसमें अकेले ही नहीं बना था भारत। अफ्रीका के सापेक्ष में अधिकांश महाद्वीपों का गमन हुआ इधर से उधर, उसी के सापेक्ष भारत का भी गमन हुआ। अब हमारा भारत पहले भूमध्य रेखा के दक्षिण में था, लगभग 50 डिग्री अक्षांश के आसपास में। वहां से लगभग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से भारत उत्तर की ओर बढ़ा और भूमध्य रेखा को पार करते हुए आगे चलता गया। तो जहां पे आज हिमालय है, वहां पे कभी टिथिस सागर हुआ करता था। उस सागर में विभिन्न प्रकार की नदियां गिरती थी और अपने साथ अवसाद लाती थी। अब वो अवसाद जब इकट्ठे होते गए, भरता गया और इधर से इंडिया उत्तर की ओर सरकता रहा, तो यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद वो अवसाद ऊपर की ओर उठता चला गया, जिससे हमारे भारत की उत्तरी सीमा निर्धारित हुई, जिसे आप हिमालय कहते हैं। जब हिमालय का जन्म हुआ, तब जाके भारत की उत्तरी सीमा निर्धारित हुई और ऐसे ही सीमा हमारे पश्चिम में गई, जिसका नाम पड़ता है हिंदू कुश, अफगानिस्तान वाला। कुछ पार्ट हमारा सुलेमान का भी है।
पूरब में आप देखेंगे अराकान योमा है, पटकाई बूम की पहाड़ियां हैं जो म्यांमार से सीमा निर्धारित करती हैं। हालांकि जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो ना हमारे पास हिंदू कुश रह गया और ना ही पाकिस्तान में स्थित सुलेमान। ये दोनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान में चले गए। अब हम 1947 में देश हमारा आजाद होता है तो उसके अनुसार हमारे भारत की ये आउटलाइन मैप मिलता है कि हमारा भारत कहाँ से कहाँ तक और कैसे है। अर्थात हमारे भारत का जो नवीनतम मानचित्र है वो बना 1947 के बाद, जब पाकिस्तान अलग हो गया था। सामान्य परिचय के तहत कहें तो हमारे भूगोल में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण में से आती है। एक तो है अक्षांश देशांतर और दूसरा है आपका जलवायु। ये दो इतनी इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनको आपको समझ लेना ही जरूरी है। तो अक्षांश और देशांतर किस काम के आते हैं? तो अक्षांश और देशांतर किसी भी देश की स्थिति, कहाँ पर वो है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, या फिर वहां पर कितना टाइम होगा, कैसे दिन रात के प्रभाव पड़ेंगे, ये सारी चीजें जानने के लिए हम अक्षांश और देशांतर का प्रयोग करते हैं। तो ज्योग्राफी में की पॉइंट है वो है आपका अक्षांश देशांतर तथा दिशा। यदि इन सारी चीजों को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप भूगोल अच्छे से समझ पाए। चलिए देखते हैं भारत के सामान्य परिचय में अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार क्या है। यदि हम एक छोटा सा विश्व का पृथ्वी बनाए और पृथ्वी को हम ये मान ले कि ये गोला है, तो और बीच से हमें मान ले कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, तो हमने इसको उत्तरी गोलार्ध कह दिया और इसको हमने दक्षिणी गोलार्ध कहा। हमारा भारत कहाँ है? कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जिसे आप लोग कहते हैं 23.5, अर्थात यहाँ पर। मतलब ये हुआ कि हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब हम ये भी जानते हैं कि 0 डिग्री से लेकर उत्तरी गोलार्ध उत्तरी पोल तक 90 अक्षांश है और दक्षिणी में भी 90 अक्षांश है। तो इसका मतलब है कि यदि ये 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा जो इक्वेटर है, यदि ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, करते करते ये क्या होगा, 90 होगा। तो अब सीधी सी बात ये हो जाती है कि हमारा भारत किन दो अक्षांशों के मध्य स्थित है। मतलब कोई एक ऐसा अक्षांश है जो भारत के एकदम किनारे से होकर गुजरता है और कोई एक और ऐसा अक्षांश है जो भारत के उत्तर से होकर गुजरता है। और ये कौन कौन से हैं ये जरा देख लीजिए। इस प्रकार आप क्या पाएंगे कि दक्षिण हमारे भारत का जो ये दक्षिणी विस्तार, यहाँ पर जो कन्याकुमारी है, यदि हम भारत के कन्याकुमारी से अपना सीमा माने जो मुख्य स्थल भूमि है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से आरंभ होता है। यानी भारत का अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से कहां से आरंभ होता है? 8 डिग्री 4 मिनट से। और यदि हम कश्मीर में यहां पर जाए लद्दाख में, तो वो हमारा आता है लद्दाख का सबसे अंतिम अक्षांश, उसका नाम है 37 डिग्री 8 मिनट। इसका सीधा सा मतलब ये होता है 8 नहीं है 6। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भारत से होकर लगभग 30 अक्षांश गुजरते हैं। और ये 30 अक्षांश अगर जो हम ये 30 अक्षांश हम ये ध्यान से देखें तो क्या पाएंगे कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, अर्थात कर्क रेखा के नीचे उष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण कटिबंध। मतलब ये हुआ कि भारत की अक्षांशीय जो अवस्थिति है वो 2 कटिबंधों में है, कर्क रेखा के नीचे उष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के उत्तर में शीतोष्ण कटिबंध। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की जलवायु एक समान की है, वो हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे। अभी के लिए अक्षांशीय विस्तार इतना है और इसकी टोटल लंबाई जो पड़ती है आपकी 3214 किलोमीटर, ये आपके उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई लंबाई। यानी भारत उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 है। ठीक इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसको हम लोग देशांतर कहते हैं। कुल 360 देशांतर है। अब बात आती है कि भारत किन दो देशांतरों के बीच में स्थित है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई एक ऐसा देशांतर है जो भारत के एकदम पश्चिम से और एक ऐसा है जो सबसे पूरब से होकर गुजरता है। यानी किन दो देशांतरों के मध्य में हमारा भारत स्थित है? तो उसका सीधा सा उत्तर ये हो जाएगा कि हमारा जो भारत है वो 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री, इन दोनों के मध्य में 68 डिग्री 7 और 25, 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट,
के बीच में स्थित है और इससे भी कितने देशांतर गुजरती हैं? 30। यानी भारत एक ऐसा देश है जहां से होकर 30 अक्षांश और 30 देशांतर गुजरते हैं। अब एक बात और आती है, क्या? वो ये कि दो देशांतर के बीच में 4 मिनट का गैप होता है, तो 30 देशांतर के बीच में कितने मिनट का गैप होगा? 120 मिनट का, अर्थात 2 घंटे का गैप। अब यदि हम जीएमटी से अपनी सीमा रेखा को निर्धारित करें तो एक तो पड़ेगा 97, 68 और एक पड़ेगा 97। ये 68 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये 97 डिग्री पूर्वी देशांतर है दोनों, और दोनों के बीच से कितने देशांतर गुजरते हैं? 30। हम ये भी जानते हैं कि दुनिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो जीएमटी है, जो लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से गुजरता है। अब हम वहां से अपने भारत की मानक रेखा जोड़े तो हमें इस बात की जानकारी है कि हमने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को अपना हमने मानक समय चुना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो हम 82.5 डिग्री को अपना स्टैंडर्ड मानक जोड़ लेते हैं तो जीएमटी से हम कितने घंटे आगे हो जाएंगे? तो नॉर्मली सी है, जैसा कि आप जानते हैं कि जीएमटी से भारत कितना आगे है, तो सीधी सी बात है कि आप सबके आंसर रहेंगे 5.5 घंटा आगे है। वो सब कैसे हो, क्लास में सारी चीजें क्लियर है। लेकिन प्रॉब्लम इस बात की है कि अगर जो 120 मिनट हमारे भारत के देशांतरों के बीच में गैप है, तो उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और गुजरात में सबसे बाद में। यदि सुबह 5 बजे सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में होता है तो उसके 2 घंटे बाद कहाँ होगा? गुजरात में। इसकी कारण क्या है? इसका कारण है भारत का वृहद देशांतरीय विस्तार। यदि भारत का देशांतरीय विस्तार ज्यादा ना होता तो ये ना हो। इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश में यदि सुबह 5 बजे होता है, सूर्य निकलता है, तो सबसे पश्चिमी राज्य जो हमारा है गुजरात, वहां पर कितने बजे निकलेगा? 7 बजे निकलेगा। 2 घंटे का अंतर ये बताता है कि भारत का देशांतरीय विस्तार कुछ ज्यादा ही है। हालांकि कुछ देशों जैसे रूस वगैरह में तो बहुत ही ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वहां पे टाइम जोन भी बढ़ाने पड़े। रूस में 11-11 टाइम जोन है, हमारे इंडिया में हालांकि एक ही टाइम जोन है, जिससे आप 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मानते हो और भारत के 5 राज्यों से गुजरता है। आप कमेंट करके बताइए कि वे कौन कौन से राज्य हैं जिनसे होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है। क्या अभ्युदय बलरामपुर से गुजरता है? देख लीजिएगा ध्यान से। हालांकि माना यह जाता है कि इलाहाबाद के नैनी से भी गुजरता है, मिर्जापुर से भी कुछ किताबों में मिला हुआ है कि हमारा 82.5 देशांतर गुजरता है। चलिए, ये तो हो गया सामान्य परिचय कि भारत उत्तर दक्षिण में 3214 किलोमीटर लंबा है और पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर लंबा है। हालांकि आप देख पाएंगे कि 30 डिग्री देशांतर भी है और 30 डिग्री देशांतर भी है, अक्षांश भी है। 30-30 दोनों होने के बावजूद दोनों की लंबाई और चौड़ाई में भिन्नता है। क्यों? सीधी सी बात है, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि सर, दो देशांतर रेखाओं के बीच में भूमध्य रेखा पर गैप ज्यादा होता है, लेकिन भूमध्य रेखा से जैसे उत्तर की ओर जाएंगे देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिलती जाती हैं, अर्थात उनके बीच में गैप कम होता जाता है। ठीक यही बात भारत में है। यदि भारत भूमध्य रेखा पर होता तो उसकी चौड़ाई और लंबाई संभव है कि बराबर होती, लेकिन क्योंकि भारत भूमध्य रेखा से उत्तर में है, इसलिए यहाँ पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होने लगती है। उदाहरण के लिए, यदि भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, तो सीधी सी बात है कि 90 डिग्री यानी पोल पर ये किलोमीटर कितना हो जाता है? 0 किलोमीटर। यानी कि उत्तर की ओर या दक्षिण की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो अंतर है वो कम होता जाता है। यही वजह है कि भारत में 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री देशांतर होने के बावजूद भी लंबाई और चौड़ाई में अंतर होता है। चलिए, हमारे भारत में एक महत्वपूर्ण रेखा है जिसका नाम है कर्क रेखा। आज देखते हैं, जी हाँ सर, भारत चला गया। कर्क रेखा। अब देखते हैं कि हमारे भारत में सबसे महत्वपूर्ण एक रेखा है जो हमारे भारत के जलवायु को आज सब इन सबको महत्वपूर्ण निर्धारक है, जिसका नाम है कर्क रेखा।
कर्क रेखा के बारे में सामान्य सी बात ये है, जो आप लोग जानते हैं, कमेंट करके बताइए कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो आप सब जान पाएँगे कि भारत के 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। ये कर्क रेखा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये कर्क रेखा इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यही निर्धारित करती है कि किस देश में कौन-सी जलवायु होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि भारत के बीचों-बीच से कर्क रेखा गुजरती है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये निर्धारित करेगी कि दक्षिणी भारत की जलवायु उष्णकटिबंध होगी और उत्तरी भारत की जलवायु शीतोष्ण कटिबंध होगी। अर्थात केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये सारे कैसे होंगे? उष्णकटिबंध होंगे, जबकि उत्तर प्रदेश आपका, बिहार और ये हिमाचल प्रदेश, पंजाब ये सब कैसे होंगे? शीतोष्ण कटिबंध होंगे। हालाँकि भारत की जलवायु 2 नहीं है, 1 ही है, वो हम आपको अगले चैप्टर में बताएँगे। लेकिन अभी इतना तो जानना ज़रूरी है कि भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन-कौन से राज्य हैं? गिनते चलते हैं। सबसे पश्चिम में पड़ता है आपका गुजरात, दूसरे पर है राजस्थान, तीसरे पर है आपका है एमपी, फिर झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिज़ोरम। ऐसे 8 राज्यों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भारत के नामकरण के थोड़ा-सा बता दें आपको कि भारत का नामकरण भारत कैसे पड़ा? तो आपको जैसा कि पॉलिटी की क्लास में सर जी ने बताया होगा कि अनुच्छेद 1 में भारत के 2 नाम हैं, इंडिया दैट इज़ भारत। अर्थात भारत के खिलाफ यदि आपको कोई मुकदमेबाजी करना है, उदाहरण के लिए अ, कोई मुकदमेबाजी करना है, जैसे आपने गोलकनाथ वाद बनाम इंडिया सुना होगा या फिर केशवानंद भारती, ऐसे सारे सब में सुने होंगे, वर्सेस इंडिया के लिख के आता है। तो यदि आपको करना है तो केवल 2 नाम, या तो भारत या तो इंडिया। तो इंडिया नाम पड़ता है हमारे सिंधु नदी के नाम से, जो पहले सिंधु नदी भारत में ही था और जब ये यूनानी खासकर सिकंदर के समय जब 319 के आसपास में भारत में आए अटैक करने के लिए, तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस नाम दिया और वहाँ के क्षेत्र को या वहाँ के रहने के वाले लोगों को इंडिया और इंडियन नाम दिया, जिससे भारत का नाम इंडिया पड़ा। हालाँकि आपको पता होगा कि ऋग्वेद के एक मंडल में 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है, जिसमें भरत कबीले ने 10 राजाओं के एक संघ को रावी नदी के, जिसे परसुनी नदी नदी कहा जाता था, उसके किनारे हराया था। वो एक महत्वपूर्ण वंशज था, कहा जाता है उसके नाम पे पड़ा। कुछ लोग राजा दुष्यंत के लड़के के नाम से जोड़ देते हैं, जिसका नाम भरत था। या आपने सुना होगा कि महावीर स्वामी के जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उनके बेटे का नाम था भरत। ऐसा कुछ बहुत सारी चीजें जोड़ते चले जाते हैं, जिसके नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। इस प्रकार भारत का नाम ये है और अक्षांशीय देशांतर विस्तार, कर्क रेखा आदि सारी चीजें हैं। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आते हैं, जो इस बार पूछे जाने के चांसेस हैं। क्या है? जरा देखते हैं। उससे पहले थोड़ी-सी आपको ये जानकारी होनी चाहिए भारत के क्षेत्रफल के बारे में, क्योंकि जो सामान्य परिचय है भारत का, वहाँ से डायरेक्ट सवाल आयोग ना पूछकर अब कई सवालों को एक साथ पूछ लेता है। उदाहरण के लिए कि यदि भारत की उत्तर-दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर और पूर्व-पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है, तो ये पूरी दुनिया का कितना प्रतिशत है? तो यदि आप क्षेत्रफल में बात करेंगे तो भारत पूरे दुनिया का 2.4% है, लेकिन इतने छोटे क्षेत्रफल पर हमारी जनसंख्या लगभग 18% है। मतलब मात्र 2.4% भूभाग पर कितनी दुनिया की जनसंख्या है? 18। सीधी-सी बात है, जनगणना तो अधिक हो ही जाएगा। इतने कम जमीन पर इतनी ज़्यादा जनसंख्या होगी, तो जनसंख्या का दबाव संसाधनों पर पड़ेगा ही पड़ेगा और यदि संसाधनों पर दबाव ज़्यादा पड़ा, तो सीधी-सी बात ये है कि हमारे यहाँ सीधी-सी बात ये है कि आप विकसित होने में आपको समय लग सकता है। हालाँकि इस मामले में जापान अव्वल है कि उसकी जनघनत्व भी ज़्यादा है, जनसंख्या पर दबाव भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी विकसित देश है। इसका सीधा-सा अर्थ ये होता है कि संसाधनों पर जनसंख्या के दबाव से कुछ विशेष लेना-देना नहीं है। 2 बातें हैं इसमें। पहला, एक तो जनसंख्या का दबाव इतना ज़्यादा है कि और जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से कि बांग्लादेश रोज़ पीछे है, लेकिन उतनी ही जनसंख्या का दबाव जापान में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जापान बहुत आगे है। क्या कारण हो सकता है? इकोनॉमी वाले क्लास में आपको चीज़ें बता दी गई होंगी। तो जनसंख्या हमारी 18% है पूरी दुनिया की और क्षेत्रफल हमारा कितना है? 2.4% है। इतने पर हमारा भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो ना बहुत छोटा है, ना बहुत बड़ा।
ना तो रूस इतना बड़ा है और ना ही छोटे देश से हम तुलना करें वेटिकन सिटी है या चिली है, पराग्वे उरुग्वे है, इन सब से ना तो बहुत छोटा है। इस प्रकार भारत मध्यम आकार का देश है। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक सामान्य अध्ययन पर अंतर्गत बताए वो है भारत की सीमाएं। और इन सीमाओं में स्थलीय सीमाएं महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जलीय सीमा अर्थात कोस्टल लाइन। इसमें क्या है, तो जैसा कि आप लोग नॉर्मली जानते होंगे कि भारत में कुल 9 ऐसे राज्य हैं तटीय जो समंदर से सीमा बनाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है आपका गुजरात, 12 किलोमीटर से अधिक। दूसरे नंबर का है आंध्र प्रदेश। तो ये दो को जरा याद रखिएगा। अगर जो हम पश्चिम तट पर बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल ये है, जबकि पूर्वी तट पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल है। इस प्रकार हमारे भारत में कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं और ये कुल तटीय सीमा मुख्य भूमि की है 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि हम लक्षद्वीप को और अंडमान निकोबार आदि इन सारे द्वीपों को भी जोड़ लेते हैं तो हमारी कुल सीमा हो जाती है 7516 किलोमीटर। इतनी लंबी तटीय सीमा वाला देश भारत अपने आप में शक्तिशाली देश में से अब आने लगा है। चलिए और देखते हैं क्या होता है कि जो जलीय सीमा होती है इन तटीय राज्यों से संलग्न होती है। अब अगर जो हम ये बात करें उदाहरण के लिए कि भारत जहां से शुरू होता है वहां से कितने दूर तक भारत का अधिकार है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक बात जाननी होगी जिसका नाम है आधार रेखा। ये क्या है, बेस लाइन। बेस लाइन आपकी वो रेखा होती है जहां से भारत किसी देश की सीमा शुरू होती है। ये जो आपको तिरछी बिरछी टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा दिख रही है ये आपका है आधार लाइन। इस आधार लाइन से 12 समुद्री मील तक, कितना, 12 समुद्री मील, नॉटिकल मील भी आप जानते हैं, 12 समुद्री मील तक हमारे भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। यहाँ पर आप बिना अनुमति के इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, कोई भी देश चाहे जो। दूसरे नंबर पे है आधार रेखा से लगभग, आधार रेखा से 24 समुद्री मील, ये आपका जो होता है ये कहलाता है 24 समुद्री मील, जहां पर यदि कोई विदेशी देश का विदेशी राज्य इंटर करता है तो भारत सरकार उसे सीमा शुल्क ले सकता है उस समंदर की जिसे जिसमें 24 समुद्री मील के आगे है। इसके साफ सफाई का क्षेत्र साफ सफाई का अधिकार रखता है। इस क्षेत्र को कहा जाता है संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र इसे बोला जाता है। अब इस 24 समुद्री मील के आगे जो शुरू होता है वो होता है 200 समुद्री मील। ये 200 समुद्री मील में होता क्या है कि इसमें इंडिया वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, तेलों को निकालने के लिए करता है। उदाहरण के लिए आपने मुंबई हाई का नाम सुना होगा जो कि मुंबई से 176 किलोमीटर दूर है, वहां से पेट्रोलियम निकालता है। या फिर कोई अन्य ऐसे क्षेत्र 200 नॉटिकल मील के आगे जहां पर कोई अनुसंधान किया जा सके, वो होता है आपका कितना, 200 समुद्री मील से आगे। आधार रेखा या इसको कहा जाता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, EEZ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहां तक है, 200 समुद्री मील तक। संलग्न क्षेत्र कहाँ है, 24 समुद्री मील तक। प्रादेशिक सीमा या आधार रेखा से कितना होता है, 12 समुद्री मील तक। ये जरा याद रखिएगा कि 12 समुद्री मील में भारत का टोटल अधिकार है, 12 से आगे 24 समुद्री मील तक भारत को सीमा शुल्क और साफ सफाई का अधिकार है, 200 मील तक भारत को अनुसंधान करने का अधिकार है, 200 मील के आगे फिर शुरू हो जाता है हाई सी, उच्च सागर, जहां सभी देशों का समान अधिकार होता है। एक सवाल आपके मन में यह आना चाहिए था कि जो हमारा लक्षद्वीप है इसमें आता है क्या, प्रादेशिक सीमा में आता है आधार रेखा से, या संलग्न क्षेत्र में आता है, या EEZ में आता है, मतलब कि अनन्य आर्थिक जोन आता है, इस किस में है। तो सीधी सी बात है कि लक्षद्वीप हमारा केरल से बहुत दूर है, 160 किलोमीटर से आगे है।
इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि हमारा लक्षद्वीप किसमें है, EEZ में है। अब क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि चाइना अक्सर दक्षिण चीन सागर पे अपना पूरा अधिकार जमाता है और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसका नाम है मलेशिया है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है, जापान है, ताइवान है। इन सब के आपस में यदि 12 समुद्री मील, 14 समुद्री मील और 200 समुद्री मील जुड़ने लगे तो सबके हित आपस में टकराने लगते हैं। यही वजह है कि वहां पर समुद्री सीमा को लेकर इतना बवाल हो रहा है। अब क्योंकि एशिया के अजगर के नाम से ड्रैगन मशहूर है चाइना, और ताकतवर भी है, इसीलिए वो अपनी धौंस अन्य देशों पर जमाता रहता है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय अपने अपने संबंध को मजबूत करते हुए मलेशिया आदि को अपने ब्रह्मोस मिसाइल भी दे रहे हैं। ये ठीक भी है क्योंकि स्टिंग ऑफ पर्ल का नाम आपने सुना होगा, उसके तहत चाइना ने पाकिस्तान, श्रीलंका इन सबको भारत को घेरने का प्रयास किया, तो भारत भी उसी रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा है ताकि वो अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर सके। तो ये रहा हमारे जलीय सीमा वाले कुल 9 देश, जो टोटल है आपका 7516 किलोमीटर। यदि सवाल ये रहे कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य, तो आप गुजरात लगाएंगे, लेकिन अगर जो केंद्र शासित की बात आ जाएगी तो आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार, क्योंकि वो 1600 किलोमीटर के आसपास में है, जो सबसे लंबी तटीय सीमा है, चर्चा में भी है, इसलिए जरा ध्यान रखिएगा इसका। चलिए दूसरी चीजें हम पढ़ते हैं सामान्य परिचय के अंतर्गत भारत में, और वो है राज्य। जैसे भारत के राज्य कौन कौन से हैं, कैसे हैं, देखते हैं। जो राज्य हैं भारत में, यदि हम ये बात करें कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, तो आपके मन में सबसे पहले उत्तर कौन सा आएगा, राजस्थान। इसका क्रम सजाने को आयोग में पूछ लेता है, जो कि अक्सर हम लोग गलत कर जाते हैं। पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र, तीसरा है महाराष्ट्र। अब क्योंकि 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, इसलिए उत्तर प्रदेश 5वें स्थान से आकर कहां पहुंच गया, चौथे स्थान पर। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल में भारत में कौन सा स्थान, चौथा, लेकिन जनसंख्या में पहला था, है और रहेगा तब तक जब तक इसको विभाजित न कर दिया जाए। इस प्रकार क्षेत्रफल में भारत के ये 4 महत्वपूर्ण राज्य हैं, जिनको आपको अगर जो क्रम वाइज लगाना हो तो आप इस तरह करेंगे। लेकिन यदि यही बात जनसंख्या की हो जाए कि पहले क्रम पे कौन, दूसरे पे कौन, तीसरे पे कौन या चौथे पे कौन, तो आपको ये जानकारी रखना चाहिए कि जो चौथे स्थान पर है वो कहाँ पहुंच जाता है, पहले स्थान पर। जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का साहनी कोई नहीं है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, लेकिन दुनिया में 200 देश उत्तर प्रदेश से पीछे हैं, जिसमें भारत, चीन, अमेरिका और ब्राजील के अलावा सब पीछे हैं, कोई आगे नहीं है भारत उत्तर प्रदेश से। और यकीन मानिए यदि उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं होता है तो आने वाले 50 साल तक उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर ही रहेगा। इतनी जनसंख्या है। क्या कारण है, गरीबी नहीं, प्रदेश की इतनी जनसंख्या होने का कारण गरीबी तो एकमात्र कारण नहीं हो सकता। संभव है कि गंगा नदी की घाटी जो इतनी उपजाऊ है, जल और मृदा वाली, खाने पीने की चीजें सदैव रही हैं। अब जब खाने पीने की चीज की चिंता नहीं है तो जनसंख्या बढ़ ही जाएगी। लेकिन आपके मन में आएगा सर अमेरिका में भी तो नहीं खाने पीने की चिंता है, तो वहां जनसंख्या कहाँ नहीं बढ़ रही है। तो सीधी सी बात आती है, शिक्षा या अशिक्षा। जिस देश में शिक्षा की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वहां पर जनसंख्या कम हो सकती है, जरूरी नहीं। कारण गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का सबसे पढ़ा लिखा जिला है, लेकिन लिंगानुपात सबसे कम है। केरल सबसे पढ़ा लिखा है, लेकिन लिंगानुपात बहुत बेहतरीन है। दोनों बातें सुनने के बाद ये लगती है कि फिर शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ता है। सीधी सी बात है, सेल्फ कंट्रोल, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, मालथस ने कुछ समय पहले कहा था, ये सारी बातें हैं। यहाँ आते हैं पहले पर उत्तर प्रदेश से जनसंख्या में, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर बिहार और चौथे पर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। इस प्रकार भारत में 4 सबसे बड़े जो जनसंख्या वाले राज्य हैं, जिनका नाम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। जरा ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 20 करोड़, महाराष्ट्र की जनसंख्या है 11 करोड़, बिहार की जनसंख्या है 10.5 करोड़।
यदि महाराष्ट्र और बिहार को आपस में जोड़ दिया जाए तब जाके यूपी के बराबर होते हैं, जबकि क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे है। इसका मतलब ये हुआ कि इतनी छोटी जन क्षेत्र जो कि मात्र 7% है, इस 7% पर पूरे भारत की लगभग 17% जनसंख्या रहती है उत्तर प्रदेश में। मतलब कि जनघनत्व तो बढ़ ही जाएगा। और आप देख पाएंगे कि भारत में बिहार का सबसे ज्यादा जनघनत्व तो है ही है। उत्तर प्रदेश इससे बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, तीसरे स्थान पे आ जाता है। कितना? 829। ये सब किसकी वजह से? जनसंख्या बढ़ने की वजह से। और इस जनसंख्या को बढ़ने का कई कारण है, लेकिन उनमें एक कारण उष्णकटिबंधीय भारत की जलवायु भी है, गरीबी है, अशिक्षा है, संसाधनों का उचित वितरण नहीं, ये सारी बातें। इतनी बड़ी जनसंख्या में जो भारत की कुल 121 करोड़ की आबादी है, इस 121 करोड़ में मात्र 31.16% व्यक्ति नगर में रहते हैं, अर्थात शहर में रहते हैं। बाकी जो हमारे लगभग 68%, बाकी 68% जो है हमारे पास में, वो आपके गांव में रहते हैं। अर्थात भारत का नगरीकरण परसेंट कितना है? 31.16% है। ये संपूर्ण भारत का है। सोचिए, अकबर के समय में नगरीकरण का प्रतिशत 10% था या 15% था। आज हम 500 साल में मात्र 15% आगे बढ़ पाए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? कई कारण है। इकोनॉमिक्स वाले सर ने आपको बताया होगा। भारत की 121 करोड़ जनसंख्या में से 31% नगरीकृत है, जिसमें गोवा सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य है। उसका 62% क्षेत्रफल कितना है? नगरीकृत है। 2 ही जिले हैं, उत्तरी गोवा, दक्षिणी गोवा। छोटा है इसलिए नगरीकरण आसान है। दूसरे नंबर का कौन है? ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरे नंबर का नगरीकरण में भारत का जो राज्य है, उसका नाम है मिजोरम। हम लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन ये जानना चाहिए कि मिजोरम दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा नगरीकृत राज्य है। कितना परसेंट है? 52%। तीसरे नंबर पे कौन है? तीसरे नंबर पे सीधी सी बात है, कौन सा है? तमिलनाडु। तमिलनाडु हमारा तीसरा सबसे ज्यादा नगरीकृत है। केरल कहाँ है जो सबसे पढ़ा लिखा है? केरल हमारा चौथे नंबर पर है, ये नगरीकरण में चौथे स्थान पे आता है। अब यदि हम ये बात कर लें कि सर महाराष्ट्र कहाँ है या उत्तर प्रदेश कहाँ है, तो ये सभी बहुत पीछे हैं। अभी के लिए थोड़ा सुनिए। मिजोरम केरल के बाद साक्षरता में दूसरे स्थान पर है, नगरीकरण में भी गोवा के बाद दूसरे स्थान पर है। सवाल बन सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साक्षरता तथा नगरीकरण दोनों के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर है? आयोग पूछ चुका है, तो उसका उत्तर क्या जाएगा? मिजोरम जाएगा। हाँ, एक चीज और है कि ये नगरीय परसेंट है, लेकिन अगर जो जनसंख्या की हम बात करें कि सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या किस राज्य में है, तब आपका उत्तर होगा महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। इसी संदर्भ में यदि हम पूरे विश्व की नगरीकरण की बात करें तो यूएनओ ने इस बात को बताया कि दुनिया की लगभग 55% जनसंख्या नगरों में रहती है, बाकी 45% जनसंख्या गांवों में रहती है। दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस देश की है? भारत की है। तो इन सारी चीजों को आप जरा जानते रहिएगा। अब आते हैं, ये तो हो गया राज्यों की बात। केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें कि भारत के किस राज्य में, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में नगरीकरण सबसे ज्यादा है। तो यदि हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सीधी सी बात है कि पहला स्थान आपका पड़ता है दिल्ली का। पहले स्थान पर दिल्ली, दिल्ली का 97% से अधिक भाग आपका नगरीकृत है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ दूसरा सबसे है। तीसरा भी, ये हम आपको क्रम इसलिए केवल बता रहे हैं क्योंकि संभव है कि यहां से सवाल आए, अभी बनाए नहीं गए हैं, बनाया जा सकता है। तीसरा है लक्षद्वीप नगरीकरण। तो नगरीकरण में 2 भारत के महत्वपूर्ण राज्य हैं, पहला गोवा और केंद्र शासित में कौन है? दिल्ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के फिर से मूल भूगोल पर आते हैं कि किन किन चट्टानों से मिलकर भारत बना है, कैसे बना है, कहां पर इंडिया सरवाइव करता है, वो कैसे है। तो जैसा कि क्लास के आरंभ में ही हमने आपको बताया
कि भारत मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था, जो कि 50 डिग्री अक्षांश पर स्थित था, अंटार्कटिका के पास में। अब वहां से जब वो चलना शुरू किया उत्तर में, तो वो जाके यूरेशियन प्लेट से टकराया। अब यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद में आपने देखा कि अवसादों से निर्मित हुआ आपका हिमालय। हिमालय जब निर्मित हो गया, ऊंची उठी, नदियां निकली, नदियां उस हिमालय को काट काट कर उत्तरी भाग को पाटने लगे। अब नदियों के द्वारा जब चीज मिट्टी को काट कर एक जगह पर पाटा जाता है, पाटते रहते हैं, उस पाटने से जो मिट्टी का निर्माण हुआ उसका नाम पड़ा जलोढ़ मृदा। और आपको पता है, हिमालय और विंध्य के बीच में एक द्रोणी था। इसी द्रोणी में गंगा की और उसकी सहायक नदियां गिरने लगी, और उसी द्रोणी को हिमालय को काट काट कर पाटती चली गई, पाटती चली गई, पाटती चली गई, और उसी के पाटने से हमारे गंगा यमुना का मैदान निर्मित हुआ। आज यही वजह है कि उत्तर प्रदेश इन अपर्दित मिट्टियों से बना होने के कारण खनिज संसाधनों में विपन्न है। क्या बिहार हो, क्या पंजाब हो, क्या उत्तर प्रदेश हो, ये सभी राज्य अधिकांश खनिज संसाधन में विपन्न है, लेकिन कृषि में संपन्न है। जबकि दक्षिण भारत के राज्य जो है खनिज संसाधन में संपन्न है, जबकि कृषि में विपन्न है। अर्थात ईश्वर ने कभी किसी को कुछ कमी नहीं दिया, एक तरफ खाने के लिए दिया, एक तरफ उससे विकास करने के लिए दिया। देखते हैं भारत में क्या कैसे हुआ था। हमें इस बात का पता है कि प्रायद्वीपीय भारत सबसे बड़ा है। भौतिक भूगोल में प्रायद्वीपीय भारत लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत भारत का सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा भौतिक भूखंड है। इन सब के दौरान जिस चट्टान का सबसे पहले निर्माण होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, वो आता है आपका धारवाड़। नाम आपने सुना होगा। कर्नाटक का ही ये क्षेत्र है जिसके नाम पर पड़ा हुआ है धारवाड़। ये एक ऐसी चट्टान है, कहा यह भी तो जाता है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के इन सबके इलाकों में कभी ज्वालामुखी का एक बड़ा क्षेत्र, ज्वालामुखी आया था, जिसके लावा चारों तरफ फैल गए, जिससे दक्कन के पठार का निर्माण हुआ या दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। अब क्योंकि लावा 100 किलोमीटर की गहराई से लगभग आता है, तो जितनी भारी धातुएं होती हैं वो नीचे से कहाँ चली जाती हैं, ऊपर। और भारी धातुओं में कौन है, लोहा है, सोना है, मैंगनीज है, तांबा है। अब जब ये ऊपर आ गई तो सीधी सी बात है कि जिस जगह पे इसकी चट्टान के आयु हमने निकाला, अध्ययन किया, वो जगह थी धारवाड़। और ये धारवाड़ आपके लौह अयस्क के लिए, मैंगनीज के लिए, इन सारे तांबा के लिए और सोना के लिए, इन सब के लिए अव्वल राज्य बनाएगा या अव्वल क्षेत्र बनाएगा। यही वजह है कि धारवाड़ में अधिकांश लौह अयस्क पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए धारवाड़ चट्टानों में आपका आता है कर्नाटक, जो कि आप देख सकते हैं कि लोहे का कुद्रेमुख, लोहे का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मैग्नेटाइट लोहे का एक बड़ा प्रकार होता है। मैग्नेटाइट अभी क्लास में आगे बताया जाएगा। मैग्नेटाइट का सबसे बड़ा भंडार किसमें पड़ेगा, कर्नाटक में पड़ेगा। मैंगनीज उड़ीसा में पड़ेगा, तांबा मध्य प्रदेश में पड़ेगा। इसी प्रकार सोना, जो कोलार के खाने हैं कर्नाटक में है, हट्टी की खाने कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में भी कुछ थोड़ी मात्रा में है। यही वजह है कि धारवाड़ भारत के सबसे संपन्न लौह अयस्क क्षेत्र में या धातुओं के क्षेत्र में चट्टान मानी जाती है। आंध्र प्रदेश में ही दूसरा एक आया था जिसका नाम है कुडप्पा, और एक तीसरा था जिसका नाम था विंध्य, और तीसरा चौथा है जिसका नाम है गोंडवाना। जहां पर धारवाड़ और कुडप्पा ये सब लौह अयस्क के लिए मशहूर है, वहीं पर गोंडवाना कोयला के लिए मशहूर है। कैसे? तो जरा देखिए, सवाल आपके मन में आ सकता है कि सर जी तो समझ में आया कि हाँ, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, इस वाले एरिया में जो दक्कन ट्रैप कहलाता है, इसमें लोहा, मैंगनीज, तांबा, चांदी क्यों होंगे, समझ में आया, लावा की वजह से। लेकिन सबसे ज्यादा कोयला जो गोंडवाना लैंड में आता है वो छोटा नागपुर के पठार वाले बेल्ट में आता है। यदि हम कानपुर से लेकर मंगलुरु तक एक सीधी रेखा खींच दें, तो 98% हमारे कोयला पूर्वी क्षेत्र में आते हैं और 2% पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। क्यों, ऐसा क्या है, क्यों, क्या कारण है? तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि भारत जब उत्तर की ओर आगे बढ़ा तो और यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो टकराने पर ये हमारा जो मेन भारत था वो विंध्याचल के दक्षिण में ही था। ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वाला एरिया हमारे पास नहीं था। हुआ क्या
कि जब ये वाला पार्ट प्रायद्वीप जहाँ छोटा नागपुर पठार है, इसके उत्तर वाला भाग जैसे ही हिमालय से टकराता है तो यहाँ की प्लेटें मुड़ जाती हैं। और जब प्लेटें मुड़ गई तो यहाँ पे जितने भी खनिज, जितने भी पेड़ पौधे थे, जंगल लगे थे, उस तरह से गर्म और नम जलवायु थी, वो सब नीचे दबते चले गए। अब जब नीचे गए तो आपको तो पता ही होगा, जैसे कि विश्व भूगोल में पढ़ाया गया, कि धरातल से नीचे जाने पर तापमान और घनत्व दोनों बढ़ता है। इस तापमान बढ़ने के कारण और घनत्व बढ़ने के कारण वो सारे पेड़ पौधे जल गए, और जो जितना ज्यादा जलता गया उसमें उतनी ज्यादा कार्बन उत्पन्न होती गई। जो जितने गहराई में दबा वो उतना अच्छा कोयला बना। नाम आपने सुना होगा एंथ्रासाइट, जो सबसे गहराई में पाया जाने वाला कोयला है एंथ्रासाइट। उससे थोड़ी कम गहराई वाले में है जिसका नाम है बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। ये सारे कोयले के उदाहरण है। पीट सबसे ऊपर है, ये ना ज्यादा जल पाया ना ज्यादा इसमें कार्बन उत्पन्न हो पाया, इसीलिए इसे पीट की श्रेणी में रखा गया। कभी कभी तो इसको कोयला माना ही नहीं जाता है, कारण इसमें कार्बन का परसेंटेज 40% के आसपास होता है, जबकि एंथ्रासाइट में 87%, 90% तक हो जाता है। अब यही वजह है कि इन सारे क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार हुए। आज भी कोयला उत्पादन में नंबर 1 उड़ीसा है। अभी आगे की क्लासेस में बताया जाएगा। तो यदि हम चट्टानों में बात करें तो धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्य और गोंडवाना हो गए। इन सबके क्रम में भारत में निर्माण की बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण सबसे पहले हुआ था। उन सब में यदि ये पूछा जाए कौन सबसे पहले हुआ था, तो सबसे पहले जिसका निर्माण हुआ था वो नाम आप लोग अक्सर जानते हैं, अरावली। अरावली का निर्माण सबसे पहले हुआ है। प्री कैम्ब्रियन युग, नाम सुना होगा, 59 करोड़ साल पहले था प्री कैम्ब्रियन युग। इस युग में जिसका निर्माण हुआ उसका नाम पड़ा अरावली। कहा जाता है ये भी एक प्राचीन वलित पर्वत था जो घिस घिस कर छोटा हो गया, आज अवशिष्ट पर्वत के रूप में पड़ा हुआ है। इतनी प्राचीन पर्वतमाला पूरी दुनिया में शायद ही कहीं पाई जाती हो। हालांकि रूस के यूराल और अमेरिका के ऑपलेशन से इसकी तुलना की जाती है। तो अरावली का निर्माण 59 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। उसके बाद में दूसरे स्थान पर यदि किसी का हुआ तो वो हुआ दक्कन ट्रैप का। तो जहां पर राजस्थान में मुख्य रूप से विस्तृत अरावली है, वहीं पर दक्कन का पठार दक्कन ट्रैप आपके महाराष्ट्र में है। इसकी आयु कुल है, क्रिटेशियस युग में हुआ था इसका निर्माण, और ये है लगभग 14 करोड़ साल पहले की ये कहानी है। क्रिटेशियस युग, आज से 14 करोड़ साल पहले दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, जो लौह या धात्विक खनिज से एकदम संपन्न स्थान है। महाराष्ट्र में इसका अधिकांश फैलाव है। तीसरे नंबर पर जिसका निर्माण हुआ उसका नाम है पश्चिमी घाट, और चौथा और अंतिम पे हुआ जहां पे नर्मदा तथा ताप्ती आपस में मिलते हैं ना, वहां पर जिस मुहाना बना हुआ है, एस्चुरी, जलोढ़ मिट्टी का निक्षेप जो है, ताप्ती का निक्षेप, ये सबसे अंतिम में बना है, जो अभी लगभग शायद 1 लाख साल पहले 2 लाख साल पहले से हुआ है। तो यदि, क्योंकि ये सवाल पूछा भी जा चुका है कि अरावली का निर्माण कब हुआ, दक्कन ट्रैप का निर्माण कब हुआ, पश्चिमी घाट 14 करोड़ के बाद हुआ, नर्मदा तो भी 1 लाख साल पहले 2 लाख साल पहले आई है। तो ये जरा चीज याद रखना। कैसे हल करेंगे? पहला, अरावली सबसे प्राचीन है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और दूसरा तो हम जानते हैं कि जितने भी निक्षेप होते हैं अधिकांश कितने होते हैं, नए होते हैं। यानी एक पहले पर अरावली रहेगा और अंतिम पर कौन रहेगा, नर्मदा रहेगा। बस एक और चार आप पकड़ ले जाएंगे, आप इसको सही कर पाएंगे। चलिए, इस प्रकार हमने भारत के इन सारी चीजों को देख लिया। अब हम प्रयास करेंगे भारत के भौतिक विभाजन को पढ़ने का। भारत के भौतिक विभाजन में क्या चीजें हैं? भारत के भौतिक विभाजन में नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं कि भारत को 5 भागों में बांटा जाता है। एक है आपका हिमालय क्षेत्र, एक है आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र, एक है आपका मैदानी क्षेत्र, एक है आपका तटीय क्षेत्र, एक है आपका ये द्वीपीय। इन सब में एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ लेते हैं कि कहाँ पर कौन है। ज्यादा नहीं, जो महत्वपूर्ण है सिर्फ वही पढ़ा जाएगा। उदाहरण के लिए सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है आपका, दो ही इम्पोर्टेंट है, एक तो आपका है हिमालय इम्पोर्टेंट है, और दूसरा आपका इम्पोर्टेंट है प्रायद्वीपीय भारत। इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं। हिमालय में क्या, सब आप जानते होंगे, काराकोरम सबसे उत्तरी है, उसके दक्षिण में हिमालय, ग्रेट हिमालय है, उसके दक्षिण में आपका मध्य हिमालय है, सबसे दक्षिण में शिवालिक है।
सबसे पहले काराकोरम बना, सबसे बाद में शिवालिक बना, लेकिन हिमालय को प्रादेशिक हिमालय में विभाजित किया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है और यहाँ से सवाल आ रहे हैं। उदाहरण के लिए हिमालय को एक तो बांटा गया है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में, दूसरा बांटा गया है कुमायूं हिमालय में, और तीसरा बांटा गया है नेपाल हिमालय में, और चौथा बांटा गया है असम हिमालय में। इन सब को निर्धारित करने वाली नदियों के बारे में जानकारी करना जरूरी है, क्योंकि वही सीमा निर्धारित करती हैं। तो पंजाब हिमालय, यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम सिंधु है, आप जानते ही हैं। ये सिंधु तथा अब यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में एक नदी आती है जिसका नाम पड़ता है सतलज। क्या? अच्छा ठीक है। यहाँ पर एक नदी आती है जिसका नाम है सिंधु, देख लेते हैं, मार्किंग करते रहें। ये है आपकी सिंधु, और यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है सतलज। इन दोनों के बीच में ये जो हिमालय पड़ता है सिंधु और सतलज के बीच में, इसे आप कहते हैं पंजाब हिमालय। इस पंजाब हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो सकती है, क्या पता इस बार ये पूछ ले, जिसका नाम है काराकोरम। इसकी कुल लंबाई यदि आप ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा 560 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी है? 560 किलोमीटर। दूसरी जो आपकी है जिसका नाम है कुमायूं हिमालय, ये सतलज नदी से लेकर और काली नदी तक, ये यहाँ पर काली नदी, सतलज से लेकर काली नदी के मध्य में कुमायूं हिमालय स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर, मात्र 320 किलोमीटर है। लेकिन इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम आपको पता है? नंदा देवी। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, जो कि किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। त्रिशूल का भी नाम सुना होगा, 3 पर्वत हैं ये आपस में मिले हुए, त्रिशूल 1, त्रिशूल 2, त्रिशूल 3। इन सब की ऊंचाई 7000 मीटर से अधिक है, तो इनको जानते रहिएगा। इनकी लंबाई है 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय काली नदी से लेकर और तीस्ता नदी के मध्य में स्थित है, जो कि भारत के जो सबसे लंबा हिमालय है। ये 800 किलोमीटर में है। ये 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। असम हिमालय, वो तीस्ता नदी से लेकर और वहां देबांग नदी तक इसका विस्तार है, अरुणाचल प्रदेश तक। ये देखिए, ये आपका नेपाल हिमालय और ये आपका है असम हिमालय। तो इस प्रकार प्रादेशिक रूप से 4 हिमालय हुए। एक हुआ सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में असम नेपाल हिमालय, और तीस्ता और देबांग के बीच में असम हिमालय है। इनको जरा याद रखिएगा, सवाल यहां से आ सकते हैं। इन सब के क्रम में हिमालय से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं जो आपको जानकारी रखना चाहिए इनके आधार पर। सबसे पहले, यदि हम उत्तर से दक्षिण इनका क्रम लगाएं तो कौन कौन होगा? तो देखिए, यहाँ पर ये कौन सा पर्वत है? ये आपका है काराकोरम। दूसरे नंबर पर काराकोरम के बाद में कौन सा पर्वत है? उसका नाम क्या है? लद्दाख। काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख श्रेणी है। लद्दाख के बाद में कौन है? जास्कर श्रेणी है। इन सबको जानते रहिएगा, ये सब लद्दाख में ही है। चौथा, जास्कर के बाद ये यहाँ पर है जिसका नाम क्या है? पीर पंजाल है, ये जम्मू कश्मीर में है। पांचवा, इसके बीच में यहाँ पर एक है जिसका नाम है धौलाधर, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो इनको यदि आप उत्तर से दक्षिण से जाएंगे तो इस प्रकार आप पाएंगे। ठीक इसी प्रकार हो सकता है कि पूर्वी ये जो असम हिमालय हैं, इनके पर्वतों के बारे में पूछ ले। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप पाएंगे अबोर है, मिसमी है, दाफला है, मिरी है। इन सारे पर्वतों को पूरब से पश्चिम पूछ ले या पश्चिम से पूरब पूछ ले, उनको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे आप पाएंगे कि जो डाफला पहाड़ी होती है वो हमारे सबसे पश्चिम में है, पूरब में है। मेघालय की पहाड़ियों को आ जाइए, गारो, खासी, जयंतिया, ये पश्चिम से पूरब की ओर है। मिकिर की पहाड़ी असम में है, ये यहाँ पर, ये देखिए मिकिर हिल्स ये है।
ये आपकी गारो है, ये आपकी खासी है, ये आपकी जयंतिया है। पश्चिम से पूरब लगाने को आ जाए, पूरब से पश्चिम आप कर पाएंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दे पाए तो आपको पता होगा कि पटकाई बूम की पहाड़ी यहाँ पर है। कौन सी? पटकाई बूम। ये कहाँ पाई जाती है? ये म्यांमार और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पाई जाती है। नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी है सारामती, जानते ही होंगे। मिजोरम में एक है जिसका नाम है नीला पर्वत, ब्लू माउंटेन। लुसाई की पहाड़ियां यहीं पर स्थित हैं। तो इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, हो सकता है किया जाए। दो चीजें, एक तो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन और दूसरा पूर्वोत्तर भारत के पर्वतों का, पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब क्रम या उत्तर से दक्षिण क्रम, इनको आपको देख के जाना है। थोड़ा सा ग्लेशियर के बारे में बात करें तो आपको पता होगा कि हिमालय हमारा पूरब में पतला है और पश्चिमी हिमालय हमारा चौड़ा है। पूर्वी हिमालय जहां 150 किलोमीटर के आसपास पतला है, वहीं ये लगभग पश्चिम वाला 300 से ज्यादा है। दूसरा बात, अब पतली चीजें लंबी होती हैं और मोटी चीजें छोटी होती हैं। सीधी सी मतलब है कि पूर्वी हिमालय ज्यादा ऊंचा है, पश्चिमी हिमालय कम ऊंचा है। अब पश्चिमी हिमालय कम ऊंचा है लेकिन क्षेत्र ज्यादा है, और पश्चिमी विक्षोभ से इसमें वर्षा भी ठीक ठाक हो जाती है। तो वो वर्षा पानी के रूप में होगा नहीं, बर्फ के रूप में होगा, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज्यादा है। तो वो सारे बर्फ इकट्ठे होते 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 आज कई लाखों सालों से वहां पर बना दिया है ग्लेशियर, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर 76 किलोमीटर के साथ सबसे लंबा सियाचिन है। ये सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी, ये यहाँ पर नुब्रा नदी के उत्तर पश्चिम में आपका सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। नुब्रा नदी घाटी भी लद्दाख में है। दूसरा महत्वपूर्ण ग्लेशियर है बाल्टेरो, 58 किलोमीटर। विस्पर, बाल्टेरो, विस्पर। इसके अलावा और भी है जिसका नाम है जेमू, ये यहाँ पर सिक्किम, सिक्किम में जेमू ग्लेशियर, बहुत बेहतरीन जगह है। यदि आप मौका मिले तो कभी इन सारी जगहों को टहलिए, रमणीय स्थल है। इन पर्वतों को यदि आप देखेंगे तो हिमालय लगभग 2400 किलोमीटर में उत्तर तो पूर्व पश्चिम में फैला है, तलवार के आकार में। और यदि हम हिमालय में हिंदू कुश और इन सबको पटकाई बूम को भी जोड़ लें तो आप क्या पाएंगे कि ये धनुष के आकार में है। और यदि हम इनको पटकाई बूम और हिंदू कुश को रोक दें तो ये क्या पाएंगे, अर्धवृत्त में है, जो 22 डिग्री दिशांतर में फैला हुआ है। और इसकी कुल लंबाई होती है 2400 किलोमीटर, जिसका पूरा विस्तार कहाँ से है? सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। हिमालय की और भी खास बातें हैं। कश्मीर घाटी में आप जाएंगे तो वहां पे आपको करेवा मिट्टी मिलेगी, जिसमें आपके जाफरान की खेती होती है, केसर की। आज भी भारत में सबसे ज्यादा केसर आपका उत्पादित होता है जम्मू कश्मीर में। बादाम है, अखरोट है, ये सब सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादित होते हैं? जम्मू कश्मीर। सेब उत्पादन में भी हमारा जम्मू कश्मीर अव्वल है। तो ये सारी बातें हैं। आप देख पाएंगे कि भारत में सबसे पहले आक्रमणों में से एक सिकंदर का आक्रमण था 323 ईसा पूर्व में। उसने आक्रमण किया था उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से। भारत तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ हिमालय से घिरा हुआ है। हिमालय इतना ऊंचा है कि इसको पार कर पाना आसान नहीं है। और दूसरा बात, एक और बात थी हिमालय में खास, कि हिमालय यदि ना होता तो भारत की जलवायु विपरीत होती जो आज इस समय है। संभव है कि यदि हिमालय ना होता तो उत्तर की सारी साइबेरियन हवाएं भारत में आती, और जो हमारी जलवायु उष्णकटिबंधीय है इसको शीतोष्ण या शीतकटिबंध में बदल देती। अब लेकिन क्योंकि वहां से हवाएं नहीं आ पाती हैं तो हमारा भारत लगातार गर्म बना रहता है और उष्ण जलवायु हो जाता है। और शायद यही वजह है कि दक्षिण भारत उष्ण कटिबंध में और उत्तर भारत शीतोष्ण कटिबंध में होने के बावजूद भी भारत की जलवायु एक प्रकार की है। यदि हिमालय ना होता तो इतना जलोढ़ मृदा ना होता। यदि हिमालय ना होता तो गंगा यमुना जैसी नदियां ना होती। यदि हिमालय ना होता तो शायद आज हम लोग गोरे होते। यदि हिमालय ना होता तो शायद जो चावल प्रधान भारत है गेहूं प्रधान होता। यदि हिमालय ना होता तो संभव है कि हमारे यहाँ पर मांसाहार को ज्यादा ही प्रोत्साहन मिलता। बहुत सारी चीजें हैं अलग अलग बातों में। तो इन हिमालय को पार करने के लिए दर्रों का यूज होता है। ये दर्रे ही होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह आदमी को आने जाने में सलाह मार्ग देते हैं। नाम आपने सुना होगा, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा। इन्हीं सारे वजह जगहों से आपके ये मोहम्मद गोरी, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, इन सब लोगों ने अटैक किया था
हिमालय के इस वाले पार्ट में जो पूरब में इतनी ऊंचाई दर्रे हैं कि यहाँ से कोई जल्दी आ ही नहीं सकता। आपको पता होगा कि ह्वेनसांग आया था, फाहियान आया था, वो भी इन सारे क्षेत्र से नहीं आए थे, या तो सागर से आए थे या फिर इधर अफगानिस्तान वाले एरिया से आए थे। तो ऐसे सारे दर्रों में काराकोरम है, पीर पंजाल है, जोजिला है, बनिहाल है, ये सब लद्दाख और जम्मू कश्मीर में आते हैं। जबकि हिमाचल प्रदेश में आपके बाड़ालाचा है, रोहतांग दर्रा है, इन सब में आता है। उत्तराखंड में नीति दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, माना दर्रा है। सिक्किम में आप जानते होंगे कि इसको नाथुला दर्रा कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला है, तुजू दर्रा, ये बहुत सारे ऐसे कुल दर्रे हैं। लेकिन इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट में से आपका है बनिहाल दर्रा, आपका नाथुला दर्रा, इन सबको ध्यान रखिएगा, रोहतांग दर्रा। चलिए चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत में हमारा क्या कैसे है। प्रायद्वीपीय भारत देखते हैं भाई, भारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत कुछ इस आकार में बना हुआ है, जिसमें से ये आपका विंध्य श्रेणी है, ये आपकी अरावली श्रेणी है, ये आपका पश्चिमी घाट है, और ये आपका पूर्वी घाट है, और ये जो मिल रहा है आपका, इसे कहा जाता है नीलगिरी। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। पश्चिमी घाट के बारे में थोड़ा जानकारी कर लेते हैं कि लगभग ये 6 राज्यों में 1600 किलोमीटर में विस्तृत है, और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु तक ये जाता हुआ नीलगिरी में जाके पूर्वी घाट से मिल जाता है। हमारे प्रायद्वीपीय भारत में जो सबसे उत्तर में सीमा बनाता है वो अरावली और विंध्याचल है। बाई तरफ अरब सागर के तट पे पश्चिमी घाट है, जबकि पूर्वी घाट यहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका पश्चिमी घाट, ये रहा आपका पूर्वी घाट, और ये है आपकी नीलगिरी। एक खास बात और है, वो ये कि इस जगह पर एक राज्य है जिसका नाम है मेघालय, और मेघालय में जो पठार है शिलांग का पठार, या असम का कार्बी एंगलांग का पठार, ये वास्तव में कुछ और नहीं है, ये वास्तव में इसी के भाग हैं। किसके? प्रायद्वीपीय भारत के। लेकिन बीच में एक गैप बन गया है जिसका नाम पड़ता है मालदा, जहां तक तीस्ता नदी बह रही है, उसने इसको काट दिया है, इसलिए हमको अलग लग रहा है। हालांकि ऐसा है नहीं, मेघालय का पठार या कार्बी एंगलांग जो असम का पठार है, वो सारा सब कुछ किससे कनेक्ट है? प्रायद्वीपीय भारत से। इस जगह पर यदि आप जाएंगे, ये देखिए, ये छोटा नागपुर का पठार पड़ता है, खनिज संसाधन से संपन्न भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में थी। और थोड़ा और जानकारी कर लेते हैं। तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, ये भी जरा याद रखिएगा, इसको कहा जाता है सह्याद्री। और गोवा के पास में जो 20 डिग्री अक्षांश है, संभवतः 20 डिग्री अक्षांश, उसके उत्तर में उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण में दक्षिणी सह्याद्री कहलाती है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, नाम आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में। जबकि दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी आपकी पड़ जाती है कुद्रेमुख है, फिर महाबलेश्वर में है, नीलगिरी तो है ही है, दोदा बेटा सबसे ऊंची चोटी। तो ये जरा याद रखिएगा कि पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, और पश्चिमी घाट दक्षिण में ज्यादा ऊंची है, ना कि उत्तर में। उत्तर में थोड़ा कम ऊंची है और दक्षिण में ज्यादा ऊंची है। और इस पठार का ढाल पूरब की ओर है, ये भी जरा याद रखिएगा। इस पठार का ढाल जो है वो पूरब की ओर है, लेकिन है कैसा? मंद। लेकिन जहां पर पश्चिमी घाट है उसके पास में छोटी छोटी नदियां निकलती, तीव्र। इस प्रकार हमारा जो पश्चिमी घाट है वो एक कगार के ऊपर बन जाता है। कगार मतलब बहुत ऊंचा नहीं, उठा हुआ पठार का भाग कगार, जो पूरब में ढाल मंद है, और पश्चिमी घाट के जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, उनसे ये पता चलता है कि उसका ढाल तीव्र है। इसलिए पूरब की ओर बहने वाली नदियां धीरे धीरे बहती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां तीव्र गति से बहती हैं, और जल्दी बहकर जल्दी अरब सागर में विलीन हो जाती हैं। इसीलिए अपने साथ में अवसाद वगैरह नहीं ला पाते और डेल्टा नहीं बनाते। जबकि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वैगई, ये सारे लोग लंबे यात्रा पर चलती हैं, और जाके ये यहाँ पर अपने डेल्टा का निर्माण करते हैं। तो नदियों के बहाव से ये पता चलता है कि प्रायद्वीपीय भारत का झुकाव पूर्व की तरफ है। और हाँ, यदि आप देख पाएंगे तो चंबल नदी यहाँ पर जाके गिरती है, सिंध, बेतवा,
केन, सोन, ये सारी नदियाँ उत्तर की ओर जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग का ढाल किधर है? उत्तर की ओर है। ये कौन निर्धारित करता है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन जैसी नदियां जो पश्चिम से पूरब की ओर है, इनका बहाव दक्षिण से निकलकर किधर जाता है? उत्तर की ओर। लेकिन एक समस्या और आ जाती है, और वो समस्या ये है कि सर ये बताइए, नर्मदा का बहाव पूर्व पश्चिम की ओर क्यों है और ताप्ती नदी का बहाव क्यों है? तो जरा याद रखना, नर्मदा और ताप्ती प्रायद्वीपीय भारत की जो प्रकृति है ढाल पूरब की ओर, उस प्रकृति के विपरीत पश्चिम की ओर बहती है, और वो बहती नहीं है, बहने पर मजबूर है। क्यों? उनको और रास्ता ढूंढना चाहिए, नहीं ढूंढ सकते। कारण क्यों? तो जरा देखिए, यहाँ पर यदि आप पाएंगे तो एक पर्वत ये बना हुआ है जिसका नाम है विंध्याचल। उसके दक्षिण में एक पर्वत और बना हुआ है जिसका नाम है सतपुड़ा। और यदि आप देखें तो आपको मिलेगी कि नर्मदा इन दोनों के बीच में है, जिससे क्या पता चलता है कि नर्मदा के दोनों तरफ पर्वत होने के कारण बीच में जो भ्रंश है, ये घाटी है, भ्रंश घाटी, उस घाटी में बहनों को मजबूर है। यही वजह है कि 1312 किलोमीटर की लंबी नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। देखिए, बहना किधर चाहिए? पूर्व की ओर, कृष्णा कावेरी गोदावरी की तरह, लेकिन बहती किधर है? पश्चिम की ओर। क्यों? क्योंकि वो दो पर्वतों के बीच में है, और वो पर्वतों को तो ऐसे डायरेक्टली काट सकती नहीं है, इसलिए उसको पश्चिम की ओर बहना पड़ता है। संभव है कल को आयोग सवाल ऐसा पूछ भी ले, कथन कारण में करके, नर्मदा नदी पश्चिम से पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, कारण ये भ्रंश घाटी में बहती है। कथन सही है, कारण सही है, दोनों सही की व्याख्या भी करते हैं, तो ऐसे प्रश्न आने के चांसेस हैं। ये तो है पश्चिमी घाट के बारे में। पूर्वी घाट के बारे में जानकारी कर ले तो भाई, पूर्वी घाट जो आपका है, ये पूर्वी घाट आपका यहाँ आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन सब में विस्तृत है। लेकिन क्योंकि इस पर एक कई सारी नदियां बहती हैं, जिनमें है गोदावरी, ये यहाँ पर है, फिर है आपकी कृष्णा, फिर है आपकी कावेरी, ये इन सारी नदियों ने इस पूर्वी घाट को काट छाट दिया है, जिसकी वजह से इनका अलग अलग नाम पड़ जाता है। कैसे? जरा देखते हैं। पश्चिमी घाट के यदि पर्वतों को देखेंगे तो सबसे उत्तर में आंध्र प्रदेश में एक पर्वत है जिसका नाम है नल्लामाला। ये है नल्लामाला, आंध्र प्रदेश में। आप अपना मैप उठाइए और उनको ध्यान से देखते चलिए, तो उसमें आप पाएंगे नल्लामाला। दूसरे नंबर पर है पालकोंडा। अब ये पालकोंडा, फिर तीसरे पर है नगारी। ये सब किस राज्य में है? ये तीन की तीनों जो है, ये पालकोंडा, नगारी और नल्लामाला, ये आंध्र प्रदेश में है। जबकि आप तमिलनाडु में आएंगे, यहाँ पर जावदी, सेवराय, ये इन सारी नदी पर्वतों के बाद, जैसे क्या है, जावदी, सेवराय, ये जितने पहाड़ियां हैं, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इनका आप उत्तर से दक्षिण क्रम एक बार जरूर देखिएगा, क्या पता यहाँ से सवाल पूछे ही जाए, पूछे जाने की आशंका है। तो नल्लामाला, पालकोंडा, नागरी, जावदी, सेवराय, कार्डमम हिल्स, सबसे दक्षिण में नागरकोइल। यदि आप यहाँ पर आएंगे तो आपको मिलेगा नागरकोइल, ये तमिलनाडु के सबसे दक्षिण में। तो इनको आप उत्तर से दक्षिण एक बार सजाने का प्रयास कीजिएगा, संभव है कि यहाँ से सवाल उठ जाए। नीलगिरी, तो आप जानते हैं कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं, नीलगिरी कहलाता है, एक गांठ है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, 2636 मीटर, 3 राज्यों में फैला है। इसी के जस्ट दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है, जो वहां पर जो नीलगिरी है, उसके जस्ट दक्षिण में एक श्रेणी है जिसका नाम है अन्ना मलाई, और इस अन्ना मलाई में सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी, 2695 मीटर के साथ में अनाई मुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये जरा याद रखिए। चलते चलते हैं, देखते हैं और भी इसमें क्या महत्वपूर्ण हो सकता है सामान्य परिचय के अंतर्गत। इन सब में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है, वो है नदियां। हाँ, नदियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, कैसे क्या स्थिति है, तो जरा देखते हैं। नदियां, नदियां निकलने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है, वो है ऊंचा उठा भाग।
यदि धरती का कोई भाग ऊंचा उठा ना हो तो कोई नदी निकल ही नहीं सकती। विश्व के भूगोल में डेविस ने अपर्दन चक्र सिद्धांत में आपको बाकायदा बताया था कि जैसे ही धरातल का कोई भाग समंदर से ऊंचा उठना शुरू होता है, नदियों का जन्म हो जाता है। अब क्योंकि भारत में बड़े ऊंचे ऊंचे स्थान है, एक सबसे ऊंचा तो हिमालय है और दूसरा आपका पश्चिमी घाट है। तो सीधी सी बात है कि भारत में दो तंत्र ऐसे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है पश्चिमी घाट और हिमालय। हिमालय बहुत ऊंचा है तो वहां पे ग्लेशियर भी बन जाते हैं, तो वहां की नदियां साल भर बहती रहती हैं। जबकि पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा नहीं है, इसलिए ग्लेशियर नहीं बन पाते, इसलिए यहाँ की नदियां मौसमी है। दूसरा बात, हिमालयी नदियां लंबी यात्रा करती हैं, इसलिए अपने साथ अवसाद ज्यादा लाती हैं और बड़े बड़े द्वीपों का निर्माण करती हैं, जैसे सुंदरबन में डेल्टा का निर्माण, नाम आपने सुना होगा, गंगा सागर द्वीप का न्यू मोर द्वीप का निर्माण। जबकि दक्षिण भारत की जो वो नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णावरी, कावेरी, ये थोड़े मजबूत चट्टान से बहती हैं, इसलिए अपने साथ कम अवसाद ला पाती हैं और ये छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसके विपरीत हिमालय की नदियों की खास बात एक और भी है कि ये मिट्टी को ज्यादा काटने की वजह से ये अपने साथ में गोखुर झीलें बहती हैं, बनाती हैं। कैसे? ये ऐसे ऐसे बहती रहती है और बहते बहते कभी क्या होता है कि ये वाला भाग आगे फिर से जुड़ जाता है और ये बीच का भाग बचा रह जाता है, जिसे आप कहते हैं गोखुर या ऑक्सबो। इस झील का निर्माण तराई क्षेत्र में होता है, जैसे वुलर झील, डल झील। आपकी डल झील आपकी एक गोखुर झील में से आती है। आप चले जाएंगे बिहार में कांवर झील है, वहां पर भी संभवतः ये एक आपका गोखुर झील पड़ता है। जबकि दक्षिण भारत की नदियां बहुत प्रौढ़ है, बहुत पुरानी है, तो अब वो अपने मंद ढाल पर धीरे धीरे आराम से बहती हुई जाती है। इनकी आकार लगभग सीधी है और ये अब अपने ढाल प्रवणता को प्राप्त कर चुकी है, इसलिए धीरे बहती है। जबकि उत्तर भारत की नदियां तेजी से बहती है। आते हैं नदियों के कुछ क्रम के बारे में जानकारी कर लेते हैं। जैसे यदि हम लंबाई के अनुसार देखें कि कौन सी नदी इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान दीजिए। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है। कितनी लंबाई है? 1465 किलोमीटर। तीसरी कौन सी सबसे लंबी नदी है? कृष्णा है। कितना है? 1400 किलोमीटर। चौथा कौन सा है? नर्मदा है। कितना है? 1312 किलोमीटर। पांचवा कौन है? पांचवे में तो अब बहुत सारी नदियां आ जाएंगी, जैसे महानदी और कावेरी है। कावेरी को ले लेते हैं तो कावेरी आपकी 800 किलोमीटर है। तो इस प्रकार यदि आप में, हालांकि एक चीज कहना भूल गए, यहाँ पर यमुना भी आएगी, वो भी 1300 किलोमीटर के आसपास में है। तो इस प्रकार यदि लंबाई के आधार पर नदियों का कोई सवाल पूछा जाए तो आपका ये रहेगा। हालांकि ध्यान दीजिएगा, उत्तर से दक्षिण भी पूछता है सवाल नदियों का क्रम। तो उत्तर में आप सबसे उत्तर में एक आती है जिसका नाम है किशन गंगा। यदि हम गंगाओं की बात करें तो किशन गंगा जो झेलम की सहायक नदी में से आती है। दूसरी है कौन? गंगा। तीसरी कौन है? पेन गंगा, जो इसकी गोदावरी की सहायक नदी है। चौथी है कावेरी, रख लीजिए, चाहे तुंगभद्रा रख लीजिए, चाहे मदुरई किसके किनारे है? वैगई, इनको रख लीजिए। तो ये आपके उत्तर से दक्षिण में किशन गंगा, गंगा, पेन गंगा या वेन गंगा, ये यहीं पर है। हालांकि एक नदी के बारे में जरा याद रखिएगा, दमन गंगा। ये दमन गंगा नदी किस राज्य में बहती है? ना जानो तो ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है? दमन। गुजरात के पास होगा, सीधी सी बात है। तो दमन गंगा गुजरात या दमन। और इन सब के अलावा दिशाओं में और भी क्या पूछा जा सकता है? दिशाओं में आपका हो सकता है कि उत्तर से दक्षिण पूछा जाए, और भी कैसे? महानदी, उसके दक्षिण में उससे सबसे ऊपर में कौन होगा? नर्मदा के बाद महानदी, महानदी के बाद गोदावरी, दक्षिणी गंगा, फिर उसके बाद में कृष्णा, फिर उसके बाद में कावेरी, फिर उसके बाद में वैगई। ये वैगई तमिलनाडु में है, कावेरी तमिलनाडु में, कृष्णा कर्नाटक आंध्र प्रदेश, गोदावरी कृष्णा आंध्र प्रदेश, महानदी उड़ीसा, नर्मदा मध्य प्रदेश।
तो ऐसे भी पूछा जा सकता है या पश्चिम से पूर्व भी पूछा जा सकता है, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन। ये नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर हैं, तो इनको भी जरा ध्यान में रखना है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये पश्चिम से पूर्व की ओर टोटल लगी हुई है। ये अक्सर पूछा जाता है, सवाल पूछने योग्य है, क्योंकि मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, एक है ये चंबल, ये है सिंध, ये है बेतवा, ये है केन, ये है टोंस, ये है सोन। तो ये सबके नामों को आप एक बार अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा। और भी चलिए, और नदियों से क्या पूछा जा सकता है? ये भी सवाल आ सकता है बाकायदा कि पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, लंबाई, चौड़ाई, ये सारी जितनी भी सवाल है आपको इनको ऐसे कर लेना है। एक खास बात में से एक और है, वो क्या है कि जब कोई दो नदी बहती है, ये इस तरह से बह रही हो, तो इन दोनों के नदियों के जो बीच का यह स्थान होता है, इसका नामकरण हम लोग करते हैं दोआब। दो मतलब दो, आब मतलब पानी, दो पानी के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। जैसे गंगा और यमुना के बीच में गंगा दोआब। ऐसे में यदि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर, तो आप क्या पाएंगे कि यहाँ पे 5 नदियां 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। उन सब में आप क्या देखेंगे, एक ये नदी जो सबसे इंपॉर्टेंट में से है, जिसका नाम क्या है, सिंधु। इस सिंधु नदी और इसके दक्षिण में कौन सी नदी है, झेलम। अब ये रही आपकी कौन, झेलम। फिर ये कौन सी नदी है, ये आपकी है चेनाब। फिर उसके दक्षिण में कौन है, रावी। उसके दक्षिण में रावी। फिर उसके दक्षिण में कौन है, सतलज। तो ये कितनी नदियां हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 आब, यानी पंजाब। पंजाब भी क्या हो गया आपका, दो आब में हो गया। सिंधु सबसे उत्तर में है, ये आप देख सकते हैं, गोमल, स्वास्तु, कोरम, कोल्लम, काबुल, बहुत सारी नदियां हैं उसके दाहिनी तरफ से आती हैं। अंतिम में सभी सिंधु में मिलती है और सिंधु जाके कराची के पूर्व में जाके अरब सागर में गिर जाती है। आपने सुना होगा बारी दोआब, ये किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो बा और री क्या होगा, रावी और व्यास। रावी और व्यास के नदियों के बीच का क्या कहलाएगा, बारी दोआब। फिर एक और आता है बिस्त, ये कौन होगा, बिस्त दोआब। एक होगा बिस्त, बिस्त ही है, जरा देखिए, विस्त है, हाँ, विस्त है, सतलज और व्यास। विस्त है आपका सतलज, इन सबको याद रखिएगा, अभी पूछा नहीं है, क्या पता पूछ ले। और एक है चज, ये है आपका चेनाब और झेलम। और कोई सिंधु सागर है, तो ये सिंधु, झेलम, चेनाब के आपस में मिलाकर सिंधु सागर बनता है। तो रचना एक है, रचना, जिसका नाम है रावी और चेनाब। सबसे इंपॉर्टेंट में से एक, ये सब तो आप जानते रहिए, एक है जिसका नाम है रायचूर का दोआब। ये ऐसा दोआब था जिसके लिए विजयनगर और साहब आपस में लड़ते रहे। ये आपका पड़ता है कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, कर्नाटक में। ये रायचूर का दोआब है, इनको जरा ध्यान रखिएगा। यही रायचूर के दोआब में आपने सुना होगा कि राज राज की बहन का राज था, उसी के नाम पर एक मूवी आई थी, पोन्नानी सेल्वम करके कोई था। चलिए ठीक है, अब हम लोग नदियों से निकलकर कहाँ पहुंचेंगे, अब चलते हैं भारत की जलवायु में। चलिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत की जलवायु। ये महत्वपूर्ण थे, जरा इनको याद रखिएगा, यहाँ से सवाल आने के योग्य हैं। सबसे उत्तर में सिंधु है, उसके दक्षिण में झेलम है। ये वही झेलम नदी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विसर्पी गति से यात्रा करते हुए आती है, ये यही वो झेलम है। और यही विसर्पी नदी भारत पाकिस्तान के मध्य में सीमा बनाती है। और याद होगा आपको एक फिल्म में, हिना मूवी में, मैं देर करता नहीं देर हो जाती है, गाना गाते हुए जब हीरो आता है, तो इसी नदी में गिरकर चला जाता है पाकिस्तान, यही वाली आते हैं। चलिए,
भारत की जलवायु थोड़ा बस 2 मिनट का ब्रेक, उसके बाद फिर शुरू।